इमेजिन कीजिए कि लेबर रूम में डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बेबी का हेड पहले नहीं आ रहा, ब्रीच भी नहीं आ रहा, बल्कि बेबी का शोल्डर बर्थ कैनाल को ब्लॉक कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? मदर और बेबी के लिए क्या डेंजर हो सकता है? और शोल्डर प्रेजेंटेशन को ओब्स्टेट्रिक्स की सबसे सीरियस माल प्रेजेंटेशन में से एक क्यों माना जाता है? अगर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम या कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए ज़रूर देखना इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम शोल्डर प्रेजेंटेशन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, इसकी डेफिनेशन, कोजेज, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस, पोजीशंस और साथ ही इसकी मैनेजमेंट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो देखने के बाद आप इस शोल्डर प्रेजेंटेशन टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन एक्चुअली में होती क्या है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली लेबर के टाइम बेबी का हेड सबसे पहले प्रेजेंट करता है, जिससे सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन शोल्डर प्रेजेंटेशन में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। शोल्डर प्रेजेंटेशन एक टाइप की माल प्रेजेंटेशन है जिसमें फीटल के शोल्डर, आर्म, ट्रंक या स्कैप्यूला सर्विक्स के ऊपर प्रेजेंट करता है इंस्टेड ऑफ हेड और द ब्रीच। ये कंडीशन यूजुअली ट्रांसफर्स लाई में होती है जहां फीटस का लॉन्ग एक्सिस मदर के लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। सिंपल वर्ड्स में बेबी यूट्रस के अंदर सीधा ना होकर साइड वे पोजीशन में लेटा होता है। ओके, सो दिस शोल्डर प्रेजेंटेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द ट्रांसवर्स लाई। अब हम बात करते हैं इसके कोजेस की। शोल्डर प्रेजेंटेशन के क्या मैटरनल कोज हैं, क्या फीटल कोज है। सो अगर हम मैटरनल कोजेस की बात करें तो फर्स्ट कोज होता है लेग्स, एब्डोमिनल एंड यूट्राइन मसल्स का होना। ये शोल्डर प्रेजेंटेशन का सबसे कॉमन मैटरनल कोज है। मल्टी ग्रेविडा वुमेन में रिपीटेड प्रेगनेंसीज की वजह से एब्डोमिनल और यूट्राइन मसल्स लूज हो जाती हैं। इससे फीटस को यूट्रस में ज़्यादा मूवमेंट की फ्रीडम मिल जाती है और ट्रांसवर्स लाई का डेवलप होना आसान हो जाता है, ट्रांसवर्स लाई डेवलप हो जाती है। सेकेंड कोज आता है यूट्राइन एबनॉर्मैलिटी। अगर यूट्रस का शेप एबनॉर्मल है, जैसे बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, सबसेप्टेट यूट्रस है, तो फीटस को प्रॉपर लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है, जिससे शोल्डर प्रेजेंटेशन हो सकती है। तीसरा कारण होता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में फीटल का हेड पेल्विक ब्रिम में इंगेज नहीं कर पाता। इस वजह से फीटस ट्रांसवर्स पोजीशन में रह सकता है और शोल्डर प्रेजेंटेशन डेवलप हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीटल कोजेस। फीटल कोजेस में फर्स्ट हमारा आता है प्री टर्म प्रेगनेंसी। प्री टर्म प्रेगनेंसी में फीटस छोटा होता है और एमनियोटिक फ्लूइड कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, इसलिए बेबी फ्रीली मूव कर पाता है और ट्रांसवर्स लाई की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंड फीटल कोज हमारा होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी में यूट्रस ज़्यादा स्ट्रेच होता है और स्पेस डायनेमिक चेंज हो जाता है, स्पेशली फर्स्ट फीटस की डिलीवरी के बाद सेकेंड फीटस ट्रांसवर्स लाई में आ सकता है। So multiple pregnancy can be the other cause. Then comes the polyhydramnios. Polyhydramnios में जो amniotic fluid है वो एक्सेस में हो जाता है। जब एक्सेस फ्लूइड होगा तो फीटस को फ्रीली मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, जिससे शोल्डर प्रेजेंटेशन का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट कोज आता है मासरेटेड फीटस। मासरेटेड फीटस है अगर, तो मीन्स कि जो फीटस की मसल टोन है वो लूज हो जाएगी, जिस वजह से फीटस यूट्रस में एबनॉर्मल पोजीशन ले पाता है और शोल्डर प्रेजेंटेशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट कोज आता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो गई है तो फीटस का हेड डिसेंट होने को वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जिससे फीटस ट्रांसवर्स लाई में रह सकता है और ये शोल्डर प्रेजेंटेशन हो पाती है।
तो ये थे कॉजेज ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या पोजीशन फीटस की रहती है। तो जो शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो डिनोमिनेटर है, ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या होता है। तो डिनोमिनेटर इसमें एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द शोल्डर रहेगा। ओके, शोल्डर प्रेजेंटेशन की 4 पोजीशंस हो सकती हैं। आइदर लेफ्ट एक्रोमियो एंटीरियर हो सकती है जिसको हम LAA बोलते हैं, राइट एक्रोमियो एंटीरियर हो सकती है RAA, या लेफ्ट एक्रोमियो पोस्टीरियर LAP, या राइट एक्रोमियो पोस्टीरियर RAP हो सकती है। सो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, अबाउट द डेफिनेशन, अबाउट द कॉजेज एंड द पोजीशन। अब हम देखते हैं इसके डायग्नोसिस को। एंटीनेटल पीरियड में सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं। तो जब हम इंस्पेक्शन करेंगे वुमेन की, वी विल फाउंड एब्डोमेन इज ब्रॉडर साइड टू साइड। पाल्पेशन के दौरान जब फंडल हाइट चेक करेगी करी जाएगी, देन वी विल फाउंड की फंडल हाइट इज लेस देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया। फंडल ग्रिप्स चेक करेंगे, जो फंडस है दैट फील्स एम्प्टी। फंडल ग्रिप जो है उसमें हमें एम्प्टी फील होगा। जो अम्बलाइकल ग्रिप है उसमें फीटल हेड इज फेल्ट ऑन वन साइड वाइल द ब्रीच इज फेल्ट ऑन द अदर साइड। तो जो लेटरल ग्रिप चेक करेंगे, एक तरफ हेड और दूसरी साइड में हमें ब्रीच मिलेगा। फर्स्ट पेल्विक ग्रिप अगर हम चेक करेंगे, देन वी विल फाउंड एम्प्टी लोअर यूट्राइन सेगमेंट। सो दिस वे वी कैन डायग्नोस इट, एंड अदर देन दैट USG परफॉर्म किया जाएगा, उसमें कंफर्म हो जाएगा शोल्डर प्रेजेंटेशन। अगर इंट्रापार्टम पीरियड की हम बात करें, लेबर के दौरान व्हेन एब्डोमिनल पाल्पेशन इज डन, यूट्रस इज फाउंड ब्रॉड विद नो डिस्टिंक्ट हेड और ब्रीच पोल। यूट्रस ब्रॉड सा फाइंड आउट होता है और कोई डिस्टिंक्ट हेड और ब्रीच पोल नहीं मिलता है। द फीटल आउटलाइन इज प्रोमिनेंट आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स and strong uterine contractions that make palpation difficult. शोल्डर में वेज इनटू द पेल्विस, शोल्डर स्टक भी हो सकता है। वन मोर थिंग, विजाइनल एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट फर्स्ट एक्सक्लूडिंग अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया। पहले कंफर्म करना है प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, तभी PV किया जाना चाहिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, एज अ रूल no mechanism of labor should be anticipated in transverse line. If a patient is allowed to progress in labor with neglected or unrecognized transverse line, following consequences may occur. First thing, impaction may occur. This is the usual and most common outcome. The lower uterine segment thins and ultimately ruptures. The fetus becomes hyperflexed. The placental circulation is impaired. Cord is prolapsed and compressed. That will lead to fetal asphyxia and ultimately the death may occur. Death of the fetus may occur. Other complications की अगर हम बात करें, यूट्राइन रप्चर हो सकता है शोल्डर प्रेजेंटेशन की वजह से। पोस्टमार्टम हेमरेज अकर हो सकता है। बर्थ कैनाल ट्रोमा में अकर। Cord prolapse may occur, stillbirth can happen. So these are the complications of shoulder presentation. Now what should be the definitive management? Shoulder presentation है तो क्या definitive management किया जाना चाहिए? So the management comes as ECV, external cephalic version, that may be tried beyond 35 weeks. If no contraindication is there for performing ECV, then we can perform ECV. If this version fails or if the ECV is contraindicated, then admit mother at 37 weeks and observe for the risk of early rupture of membranes and for cord prolapse. Ultimately, elective cesarean section is the best option that is preferred. Vaginal delivery is allowed only if the fetus is dead or malformed. Otherwise, no vaginal delivery will be performed. Elective cesarean performing is best for this. Okay. So I hope आपको shoulder presentation समझ में आया होगा. I tried to give you very short notes on this topic. Thanks for watching.